शो की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि कौन बनाएगा सोनार बांग्ला। हमारे साथ आपने जैसा देखा, शोभना ने इंट्रोड्यूस करा दिया हमारे तमाम पैनलिस्ट को, तो हम बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं टीएमसी के नेता सांसद हमारे साथ विवेक गुप्ता हैं, उनसे बात करेंगे। विवेक, कैसे बनाएंगे सोनार बांग्ला, क्योंकि 10 साल से आपकी सरकार है और आपके ऊपर आरोप लगते रहे कि बंगाल की छवि बंगाल के बाहर एक ऐसे राज्य की बन गई है जहां पर हिंसा बहुत ज्यादा होती है, जहां पर रोजगार के अवसर नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले यहां पर राज्यपाल धनखड़ साहब आए थे, वो ये कहते कहते ठहर गए कि ये सिटी ऑफ जॉय नहीं है, सिटी ऑफ हॉरर है। नमस्कार, आपके सब दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सिटी ऑफ, मैं वहां से चालू करता हूं कि ये सब जुमले राज्यपाल साहब को अगर वो कहते कहते रुक गए तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कलकत्ता आए हुए हैं, थोड़ा सा समय निकालें, कलकत्ता को पूरा घूमें अच्छे से, और फिर सिटी ऑफ जॉय है कि सिटी ऑफ हॉरर है, खुद डिसाइड करके खुद बोले मुझे, और किसी पर और पे क्यों विश्वास करें। सोनार बांग्ला सर ममता बनर्जी बनाएगी, बना रही हैं, आगे भी बनाएंगी। सोनार बांग्ला था कुछ ये सोने की चिड़िया या जो भारत को कहा जाता था, उसमें बंगाल का बहुत बड़ा वो था। मगर आप अगर पिछले 30-34 साल, यहां पे लेफ्ट के कोई हमारे बंधु नहीं है, बट उन लोगों ने जो इतना एक पूरी पीढ़ी को जो डिस्ट्रॉय किया ना, उसको रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता। हमको पहले 5 साल तो लग गए खाली उन चीजों को ठीक करके रास्ते पे लाने में, अगले 5 साल पे अब हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हम लोग का सोनार बांग्ला का मतलब ये होता है कि बंगाल के जो 11 करोड़ निवासी हैं उनमें हर एक की तरक्की हो। अगर मेरा नीचे स्तर पे जो गरीब से गरीब आदमी है, अगर वो नहीं मुस्कुराएगा तो उसके बिना ये सोनार बांग्ला ऐसे भी बेकार है। तो आपको कौन रोक रहा है? आपकी 10 साल से सरकार है, आपने कहा कि पिछले 5 साल तो गड्ढे भरने में लग गए, ये अगले 5 साल जो अभी 5 साल बीते हैं, इसमें क्यों नहीं आप इमारत? हमने किया है, बहुत कुछ किया, बहुत ग्राउंड कवर किया। आप देखिए, अभी हम लोगों ने स्वास्थ्य साथी, द्वारे सरकार, इतने सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, उनका बेनिफिट लोगों तक पहुंच रहा है। और आप ये समझिए ना, हमारे पास तो जब हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारा ही जीएसटी का पैसा नहीं देती है, तो हमको फंड्स की भी दिक्कत हो जाती कभी कभी। आपने अगर पूछा कौन रोक रहा है, तो मैं स्पेसिफिक बता देता हूं। आज ही पेपर में आया है 7 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को जीएसटी का रुपया रोक के रखी है, जो कि फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट में अंकित है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंस कमीशन जो कि केंद्र सरकार, मतलब जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप आपके 2014 से पहले के भी हैं या 2014 के बाद के? 2014 में जीएसटी नहीं था सर, जीएसटी आया 2017 में है। ठीक है। तो जीएसटी का पैसा जो है, अब 2018-19 तक तो जीएसटी का पैसा आ ही रहा था। ये तो पिछले साल से जीएसटी का पैसा रोकना चालू किया गया। मैं ये कह रहा हूं, उसके बावजूद भी हम करेंगे, चाहे जैसे भी करना पड़े, हम अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएंगे, चाहे जहां भी जो भी हमको कानून में प्रावधान होगा उधार लेने का, हम करके हम इस बांग्ला को, हर एक आदमी को, इस 11 करोड़ की जनता को, एक एक आदमी को खुशहाल बनाना, ये मेरा काम है। जी, हम लोग की जिम्मेदारी। गौरव से सवाल ले लेते हैं। गौरव, आरोप लग रहा है कि जीएसटी का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो सरकार के ड्यूज हैं वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, और इसलिए सोनार बांग्ला की जो अवधारणा है उसको जमीन पर साकार नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो जय श्री राम, क्योंकि यहां पता चलता है पश्चिम बंगाल में, विकास जी, कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे, जय श्री राम बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ देंगे। नहीं, ये बातें कभी नहीं कही। दोनों बातें। जय श्री राम बोलने पर आपत्ति है टीएमसी की। अच्छा, लेकिन पत्रकार आप हैं, लेकिन जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, वो नहीं कही। जय श्री राम का कोई नारा पश्चिम बंगाल का एक नागरिक लगा रहा था। सर, जय श्री राम बोलने पे टीएमसी को आपत्ति नहीं, प्लीज डोंट मिसकोट। देखिए, आपत्ति भी नहीं है, तुरंत उन्होंने खारिज कर दिया। देखिए, लोकतंत्र में सम्मान सबकी बात का होना चाहिए। आज अपने भारत की भूमि पे हूं, पश्चिम बंगाल की भूमि पे हूं, चीरेंगे नहीं, इतना आश्वासन तो आपसे लेके जाऊंगा, और मैं अपनी बात कहूंगा, तथ्यों से कहूंगा, मैं तैयारी से आता हूं, तभी बात कह रहा हूं। यहां पश्चिम बंगाल के नागरिक ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था, तो ममता बनर्जी कार से उतर गई थी, मैंने वीडियो देखा है, और उसके बाद कहा चमड़ी उधेड़ देंगे। और मैं 2 बातें इसमें उठा रहा हूं। पहली बात तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी, हम पराक्रम दिवस मना रहे थे, आपको याद नहीं, जय श्री राम के नारे लगे
अगर नेताजी का आप सम्मान करती हैं और आपको कहीं अपने सम्मान पे चोट भी लग जाए तो आप वहां पे मर्यादा रखते हुए बोल नहीं सकती थी, नहीं बोली। ये दिखाता है कि मैं जो हूं वो हूं, बाकी जनता से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, आप बताइए, बंगाल हमारा अपना है, हमारे भारत का हिस्सा है। बंगाल मांगोगे, अपनी चीज मांगी नहीं जाती है। और ममता बनर्जी कम है, टीएमसी पत्थरबाजों की पार्टी ज्यादा है। पत्थर मार देते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की कार पे, पत्थर मार देते दिलीप घोष जी की कार पे, और वादा करके जाते हैं हम लोग यहां से उन्हीं पत्थरों को इकट्ठा करके पुल बनाएंगे और जनता के दिल में जगह बनाएंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं अब सुप्रिया श्रीनेट के पास आ जाता हूं। पहला सवाल पूरा कर लेते हैं। सुप्रिया, कैसे बनाएंगे सोनार बांग्ला? क्योंकि टीएमसी और बीजेपी तो कह रहे हैं कि शादी में अब्दुल्ला बेगाना। ऐसा है, 2021 में हम पत्थरों की, रक्त रंजित राजनीति की, हर उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जो युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या होना चाहिए इस चुनाव का? डेवलपमेंट होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए रोजगार कैसे बनेगा, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा कैसे बढ़ेगी, मुद्दा होना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बढ़ेंगी। लेकिन मुद्दा देखिए क्या है, मुद्दा तो अब यह हो गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को शक्ति की वाहिनी दुर्गा से लड़ाया जा रहा है। ये कौन सी बातें हम लोग कर रहे हैं एक आजाद हिंदुस्तान में? आपका धर्म है, हम लोग अपने धर्म की उपासना करते हैं, मैं खुद हिंदू धर्म की उपासक हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें अब भगवानों को लड़ाना चाहिए। आपने फ्रीडम फाइटर्स को लड़ा दिया, आपने क्रिकेट टीमों को लड़ा दिया, आपने बॉलीवुड को लड़ा दिया, लेकिन अब भगवानों का द्वंद्व कराया जाए, ऐसा कोई चुनाव में इस तरह का नैरेटिव अस्वीकार्य है। नैरेटिव जो होना चाहिए, बंगाल का भी वही नैरेटिव है जो पूरे देश का नैरेटिव है। आज देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, आज देश 100 रुपए पर पेट्रोल से परेशान है, आज देश 175 रुपए रसोई गैस बढ़ जाती है 2 महीने में, उससे परेशान है। आज देश परेशान है क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। मुद्दे की बात नहीं होगी, बात किसानों की नहीं होगी, हर उस मुद्दे की बात होगी जो मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करेगा, जो मुद्दे से ध्यान बटाएगा। मुद्दा क्या है? किसानों के काले कानून वापस हो। बात किस पे होगी? जिसमें किसान का नाम नहीं होगा। मुझे लगता है नैरेटिव सेटिंग में भी आपका योगदान होना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अब सीधा हमला आपके ऊपर है। नहीं, मैं सीधा हमला आपके ऊपर है, क्योंकि आपने बात जय श्री राम से शुरू की, आपने ना शिक्षा की बात की, ना स्वास्थ्य की बात की, मैं टीएमसी को भी कहती हूं, किसी और बुनियादी सुविधाओं की बात की। देखिए, क्योंकि विकास की बात इन्होंने उठाई है और मैं विकास पे जरूर आता, लेकिन जय श्री राम का नारा जब हम लोग लगाते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है, हमें गर्व होता है। और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसमें ये हमारी लड़ाई भी है। अभी मैं पूछता हूं, भगवान राम को काल्पनिक किसने बताया था? हिंदू और मुसलमान में लड़ाई किसने कराई थी? मुस्लिम पार्टी खुद को कांग्रेस के राहुल गांधी ने बताया, किसने बताया? आज ये लोग बात करते हैं कि भगवानों को आपस में मत लड़ाइए। और मैं अब विकास की बात करता हूं। आप मुझे बताइए, जब वैक्सीन आ रहा था, केंद्र सरकार का ही कार्यक्रम था, उस ट्रक को पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता ने क्या नहीं रोका था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी जी ये वादा करते हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी, तो किसान सम्मान निधि 78 लाख किसानों को यहां पे नहीं मिलती? और हमारा मैनिफेस्टो भी, ये हमारा वादा है कि जब मैनिफेस्टो आएगा, और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि जो पीछे की किसान सम्मान निधि है वो भी देंगे। तीसरी बात, एक गरीब को इलाज मिल जाए मुफ्त में, हर परिवार के पास 5 लाख रुपए का कवरेज हो, जो आयुष्मान योजना करती है। क्यों नहीं ममता बनर्जी ने उसे लागू किया था पश्चिम बंगाल में? हम कहते रह गए। तो विकास की धारा तो बहेगी। और जैसा श्री अमित शाह जी ने कहा भी था बंगाल की धरती पे आके कि ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी का विकास और ममता बनर्जी की जो विनाश की राजनीति है उसके बीच। विवेक गुप्ता, आपके ऊपर आरोप लगा सुप्रिया श्रीनेट ने कि आप दुर्गा को श्री राम के सामने खड़ा कर रहे हैं, आप भी वही राजनीति कर रहे हैं जो बीजेपी करना चाहती है। नहीं, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, कुछ 2 दिन पहले ही बीजेपी के जो मतलब हमारे प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष जी ने, उन्होंने दुर्गा जी के लिए बारे में कुछ टिप्पणियां की थी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शायद गौरव जी उसके बाद राम, जय श्री राम के बारे में ज्यादा, राम आराध्य हैं, राम भगवान हैं, राम के लिए हम सबके मन में आस्था है। राम राजनीति का
मुद्दा न बने, ये हम सब लोगों की चेष्टा होनी चाहिए। मगर अगर आपके पास जब मुद्दे नहीं होते हैं, जब जवाब तलब करने के लिए नहीं होता है, तब आप धर्म की राजनीति करने उतर जाते हैं। जब आप असल मुद्दों से दूर रहते हैं, तब आप लोग भगवान के ऊपर आ जाते हैं। हम लोग को लेकिन भगवान आपको इस बात का जवाब देना होगा कि क्यों आपने आयुष्मान योजना नहीं लागू की। मैं आ ये रहा बात हूं। गौरव ने उठाई है। हाँ, मैं आ रहा हूं। ऐसा है, वो भी जानकारी दुरुस्त कर दे। मुझे आज लग रहा है कि हमारा एक छोटा सा अखबार है सन्मार्ग, शायद सुबह ये लोग पढ़ लेते तो रेगुलर पढ़ लेते, दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो ठीक हो जाता। दीदी ने आज हमारे आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है बीजेपी के, हमारे देश के, तोमर साहब ने, उन्होंने एक पत्र लिखा था कि साहब आपके यहां से सब कुछ काम हो गया है, अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जब हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा हम इन खातों में रुपए दे देंगे। तो ये आपको दे दें, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम लोगों ने लिस्ट बना के अपने हिसाब से ऑलरेडी दे दिए। वेरिफिकेशन का काम अब केंद्र सरकार अपने लेवल पे कर रही है। प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभार विरोधाभास में बात करते, ये शायद बट उनके प्रवक्ता लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती। जहां तक कि बेरोजगारी, आपने कुछ कुछ और उठाया था, हम लोग तो 2019 में से बैठे हुए, यहां की 2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली थी। प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री है, उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो उस 2 करोड़ में कितने नौकरियां मिली हमको आज तक, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा गौरव जी से। गौरव, मैं धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो अच्छा लगता है कि टीएमसी के प्रवक्ता कितना आदर करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी को मैं थप्पड़ मार दूंगी। वो कहती हैं नड्डा। गौरव, आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। पड्डा बात यहाँ पर हो रही है सोनार बंगला कौन बनाए। सोनार बंगला हम ही बनाएंगे, जीएसटी का भी लेकिन- जवाब नहीं मिला। GST का भी जवाब नहीं देखिए, दिया आपने। मैं आपको उत्तर दे देता हूं। मैंने विकास की बात पे ही ये बिंदु उठाए थे। 10 साल सरकार है, लेकिन लेफ्ट के समय में क्या बुरा होता था। विकास जी, आप बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी की कहीं सरकार होती है, हम रिपोर्ट कार्ड लेकर गौरव रहते जी, हैं। कल पेट्रोल के लिए अभी- प्रधानमंत्री जी ने कहा था। मैं बोल सकती हूँ? प्लीज, मैं अपनी बात रख लूं तो अच्छा रहेगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, अब क्यों लिस्ट दी जा रही है वेरीफाई करने के लिए? इससे पहले तो आपने कहा था आप हमें दे दीजिए, प्रदेश सरकार को रुपया, हम किसानों को खुद दे देंगे। और क्या ये बात सही नहीं है कि यहां पे अराजकता का ये हाल है कि वर्दी खुद प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। भ्रष्टाचार का ये हाल है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के आदेश दिए हैं घोटालों में। क्या ये सही नहीं है कि कट मनी पे ममता बनर्जी और टीएमसी के लीडर कह रहे थे अगर बहुत ले लिया है तो थोड़ा लौटा दो? चलिए, क्या ये सुप्रिया- सच बात नहीं है? तो सुप्रिया से इसीलिए कुछ जो कहना विकास है वो केंद्र सरकार के थ्रू भी और प्रदेश की सरकार भी हमारी ही बनेगी। इस बार 200 का आंकड़ा पार होगा और उसके बाद विकास की धारा यहां बहेगी। जी सुप्रिया। खैर, डबल इंजन तो हमने बिहार में भी देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा है, मध्य प्रदेश में भी देखा है। जहां जहां इनकी सरकारें, कितना विकास, कितना रोजगार, कितना निवेश हो गया है, वो आंकड़े अपने आप में बताते हैं। मैं 2-3 बिंदु पर बात कर देना चाहती हूं और उसका जवाब अगर मिल जाए तो। किसानों की बात बहुत दम्भ भर के होती है, टीवी पर भी होती है, यहां पर भी हो रही है। अच्छी बात है किसानों के बारे में बात हो। आप किसानों के हितैषी हैं। 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। आपने भाजपा के किसी भी व्यक्ति से, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द लोएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल, आपने एक बार भी एक श्रद्धांजलि, एक संवेदना का शब्द सुना? नहीं। आप किसानों से बात करने में क्यों कतराते हैं? 11 बार के बाद आप कहते हैं कोर्ट चले जाओ। अरे, निर्वाचित सरकार आप है, प्रचंड बहुमत आपको है, आपको समाधान ढूंढना है। तीसरी बात, आप किसानों के हितैषी हैं, लेकिन आप बजट में मनरेगा का बजट काटते हैं, आप किसान सम्मान निधि का बजट काटते हैं, 75,000 करोड़ से 65,000 करोड़ कर देते हैं, आप एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री का बजट काटते हैं और आप अपने आप को किसानों के हितैषी बताते हैं। अब राज्य सरकारों की बात कर लें। इन्होंने कुछ एक आंकड़ा दिया था, 7 लाख करोड़ बकाया है। अभी बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक सेस लगाया गया, 4 रुपए का और 2.5 रुपए का। आम आदमी पर उसका कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन आपको पता है किस पर फर्क आएगा? राज्य सरकारों के रेवेन्यू पर, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। थोड़ी बहुत अर्थशास्त्र की समझ रखती हूं। एक्साइज कलेक्शन आप स्टेट के साथ शेयर करते हैं, सेस केंद्र खुद रखता है। राज्य सरकारों का पैसा मार के आप रखना चाहते हैं, आप राज्य सरकारों को राजस्व नहीं देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी 7 साल से सरकार में है, कहते हैं पेट्रोल 100 रुपए पर है। वो क्या कहते हैं? प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने हमारा इंपोर्ट कम नहीं किया। मान्यवर, 82% पेट्रोल का इंपोर्ट आपकी सरकार में भी हो रहा है। इनफैक्ट यूपीए की सरकार से बढ़ गया है ये इंपोर्ट। आप पहले इंपोर्ट करते थे 132 मैट्रिक टन, अब आप 220 मैट्रिक टन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो 7 साल से आप सरकार में हैं, आप पुरानी ही बातें करिएगा या अपने भी कार्यकाल के कुछ दिखाइएगा
जी। उपलब्धियां, जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उपलब्धियां दिख नहीं रही है। 2 करोड़ रोजगार बनाने की बात हुई थी, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है हिंदुस्तान में। बेरोजगारी पर ही इससे सवाल ले बदतर लेते हैं। अर्थव्यवस्था कभी नहीं थी, तो विवेक इनका गुप्ता जवाब से कब मिलेगा? विवेक गुप्ता से बात कर लेते हैं। विवेक, आपके राज्य की, बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जीडीपी और राज्यों के मुकाबले अच्छी है, 12.5 की है करीब तकरीबन। लेकिन ममता बनर्जी जब गुजरात की बात आती है तो गुजरात क्यों नहीं बनने देना चाहती? क्योंकि गुजरात की जीडीपी पश्चिम बंगाल से ज्यादा है। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो बोला जो गुजरात में जो कांड हुए, हम वो कांड बंगाल में नहीं होना देना चाहते हैं। हमें तरक्की से प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात भी भारत का एक अंग है। हर स्टेट अगर जब तरक्की करेगा तो ही एक मजबूत भारत, एक विशाल भारत तैयार होगा। हमें गुजरात की तरक्की से क्यों तकलीफ होगी? हम चाहते हैं हमारी तरक्की हो, तुम्हारी भी तरक्की हो, सबकी मिलकर तरक्की हो। और जो ये केंद्र सरकार का एक एटीट्यूड बार बार देखने को मिलता है, खासकर इधर कुछ दिनों में, कि जैसे केंद्र सरकार को खुद एक विशाल जगह पे खड़ी हो। केंद्र सरकार जो है राज्यों को मिला के बनती, राज्यों को बांट के या राज्यों को अलग अलग करके नहीं बनती। और केंद्र सरकार के पास जो पैसा आता है वो राज्यों से आता है और वो राज्यों के लिए आता है। मगर ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड में ये आता है कि हमने दिया। अरे भाई, आया कहां से आपके पास? देखिए, आपको गौरव, घेराबंदी हो रही है। सुप्रिया भी कह रही है कि जो 2% एआईडीसी लगा, उसका भी हिस्सा जो है एग्रीकल्चर टैक्स जो सेस लगा है वो केंद्र सरकार को जाएगा। स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया है। तो राज्यों को आप पैसा नहीं देना चाहते हैं या उनका हिस्सा लेकर केंद्र सरकार के खाते में डालना चाहते हैं? अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया और हमें कोई परेशानी नहीं है कि यहां घेराबंदी हो। बंगाल की जनता हमारे साथ है। इन्होंने एक बिंदु किसान का उठाया तो उस पर मैं उत्तर दे दूं। सबसे ज्यादा किसानों की जमीन जो है किसने हड़पी है? रॉबर्ट वाड्रा ने हड़पी है। मैं आपको बता रहा हूं, मानेसर में भी और राजस्थान में भी। और न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि आप जो है जांच करिए सीबीआई की। 1,80,000 किसानों की आत्महत्या हुई, 10 साल की इनकी सरकार थी। और यह बात सच है कि जो 8 साल से एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना नहीं किया जा रहा था, वो हमने लागू किया। और यह भी बात सच है कि इन्हीं के मैनिफेस्टो चैप्टर 7.11 उसमें लिखा है एपीएमसी एक्ट को रिपील कर देंगे। आज बदलाव ला रहे हैं, ऐतिहासिक बदलाव है। देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। इनको दर्द हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का मतलब ही यह है कि वो बिचौलियों के साथ खड़ी रहेगी, कमीशन खोर पार्टी है। दूसरी बात इन्होंने करी, और हमारे साथी हैं विवेक जी ने भी पूछा कि आपने कितने रोजगार के अवसर दिए। तो बेरोजगारी में पहले तो कांग्रेस का मैं बता दूं, देखिए इनका ये हाल क्यों है ये हमें जानना होगा। कभी इतनी बड़ी पार्टी होती थी, भारत की सीटें बांटती थी, आज ये लोग भीख मांगते हैं। लेकिन और अब ये जहां जहां एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं, फिर आप। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी में नंदीग्राम की किसानों की जमीन बचाने के लिए आंदोलन किया, किसानों की जमीन इन्होंने बचाई, इसकी तारीफ करेंगे आप? मैं अपनी बात पूरी कर लूं विकास भाई, फिर आप जरूर पूछिएगा। तो मैं दूसरे मुद्दे पे जो हूं वो रोजगार की हूं। आपको मालूम है सीएमआई डेटा देख लीजिएगा, राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी ज्यादा है? 5 गुना है, उत्तर प्रदेश के भी 5 गुना। ये लोग बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं। तो मैं बेरोजगारी पे उनकी बात कर रहा हूं। हमने क्या रोजगार के अवसर दिए? आप हमारी सरकार की कोई भी योजना देख लीजिए, ईपीएफ का डेटा उठा लीजिए, तो आपको पड़ेगा ये जो 2 करोड़ हर साल रोजगार के अवसर होंगे, इससे ज्यादा हमने पैदा किए, इससे ज्यादा पैदा किए। और 10 साल की इनकी सरकार है। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ लूं, 5 उपलब्धियां बता दें, कितने रोजगार के अवसर दिए हैं ये बता दें, ये नहीं बता पाएंगे। और इस बात से चलिए, रोजगार के अवसर के लिए हम विवेक के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रिया से ले लेते हैं। मुझे लगता है 2 करोड़ रोजगार से ज्यादा पैदा करने वाली बात तो शायद मोदी जी भी नहीं मानेंगे जो भाई साहब बोल गए। तो इसमें मैं हंसूं या मुझे थोड़ी हंसी आ रही है कि इस तरह के क्लेम किए जा रहे हैं। खैर, कुछ तथ्य साफ करना जरूरी है और मुझे लगता है एक बहस का स्तर होना चाहिए। बात करते हैं कि किसानों का एपीएमसी रिपील करने की। मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें क्लैरिफाई करना चाहिए। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 42,000 मंडियों को बढ़ाकर 2.5 लाख मंडी बनाएंगे। बड़े गांवों में, छोटे कस्बों में मंडियां बनेंगी, क्योंकि एपीएमसी मंडी किसान से बहुत दूर है। जब हम स्टेप नंबर 1 to 10 कर लेंगे तब हम एपीएमसी में रिफॉर्म लाएंगे। लेकिन मान्यवरों ने क्या किया, स्टेप नंबर 1 से सीधा 11 पर पहुंच गए
किसान को कहते हैं हमारे साथ खड़ा है, तो 200 लोगों की शहादत कैसे हो गई? वो दूध पीते बच्चे बैठे हुए हैं बॉर्डरों पर, 20 किलोमीटर दूर है प्रधानमंत्री आवास से, लेकिन मोदी जी के पास उनके लिए एक शब्द, एक आंसू, एक श्रद्धांजलि का वक्त नहीं है। एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी की बात तो मोदी जी करते थे, वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी मनमोहन सिंह जी को, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, कहा था एमएसपी को कानूनी जामा पहनाइए। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था सर्वविदित है। अरुण जेटली जी ने कहा था $400 बिलियन अमेरिका और यूरोप जैसी इकोनॉमीज खर्चा करती हैं, एमएसपी होना चाहिए। आज आप कहते हैं एमएसपी रहेगा। अरे आपने तो यह भी कहा था 15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार बनेगा, 21 दिनों में कोरोना जीत जाएंगे। आपकी बात की क्या वैल्यू है? नहीं, एक मिनट रुक जाइए। आपकी बात की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कोई भी वादा अभी पूरा नहीं किया। आप कानूनी जमा पहनाइए ना। आप कहते हैं सरकारी मंडी में एमएसपी रहेगी, जहां पर प्राइवेट खरीदार आएगा उसको तो एमएसपी के लिए बाध्य करिए। अगर वो कम में खरीद के चला जाएगा उसके लिए तो कोई सजा ही नहीं है। हमने एक कानून पारित किया पंजाब में कि उसको जेल जाना पड़ेगा अगर एमएसपी से कम में खरीदेगा। आपने 3 महीने से वो कानून लंबित किया हुआ है। क्यों लंबित किया? अगर आपका दिल साफ है तो वो कानून क्लियर कर दीजिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। जबानी जमा खर्च, लच्छेदार बातें करेंगे। देखिए, एक उदाहरण है ये, मेरे हाथ में सीएमआई का डेटा है। राजस्थान में बेरोजगारी का दर 17.7 है। ये किसी भी भाजपा शासित प्रदेश से ज्यादा है। ये केवल एक उदाहरण है कि जब कोई झूठ बोले तो प्रमाण दे दो, तो उसको पता चल जाए कि राहुल गांधी की ये जो ट्रेडिंग है ये बहुत आगे तक आपको ले जाएगी नहीं। और ये बात कर रही है, आपकी राजनीति कैसे चलेगी? अच्छा चलिए, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, मैं उनको पप्पू बुला लूंगा, कोई बात नहीं। पप्पू ने जो आपको सिखाया है वो काम नहीं आएगा। उनका नाम लेता हूं, उन लोगों को दर्द होता है। मैं एक बड़ी बात उठाता हूं। बहस का स्तर थोड़ा मेंटेन करना चाह रही थी, पर चलिए अब आपने शुरू कर दिया तो मैं भी इनको समय दे दीजिए। बहुत देखिए, अभी तक सीटें नहीं पता है कितनी मिली। अभी तो ये भीख मांग रही हैं, प्लीज दे दीजिएगा हमें, हमारी इज्जत बचा लीजिएगा। तो लेफ्ट बताएगी कि कांग्रेस कितनी सीटों में लगेगी। हमारे बीच में क्यों बोलती है? विकेट अगर कमजोर है तो आप विकेट मजबूती से गाड़िए, ये नहीं कि हम बोलने लगे तो आप बीच में बोलने लगी। अब इन्होंने दूसरी बात किसानों की करी। अब लेकिन भाषा का संयम, मैं पूरा भाषा की मर्यादा सर्वोच्च उच्च उत्तम रखूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री जी को चौकीदार चोर है तब भाषा की मर्यादा का किसी को ध्यान नहीं आया। थप्पड़ मारूंगी, कंकड़ वाले रसगुल्ले भेजूंगी तो भाषा की मर्यादा का ध्यान किसी के नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, वादा है कि भाषा की मर्यादा रखूंगा। अब दूसरी बात, पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, पढ़िएगा क्या कहता है आपको मालूम है? किसान को जेल में डाल देंगे। आज तक वो कानून वापस नहीं हुआ है। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है कांग्रेस का? और पश्चिम बंगाल में अगर हम हैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चोट क्या होती है आपको मालूम है? जब जनता आपको सत्ता से बाहर कर देती है। हमारे 130 कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, जिनको मारा गया है। अराजकता की मूर्ति है ममता बनर्जी, और उनका बदला जनता लेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। और अगर उनकी जान गई तो उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल ममता बनर्जी। विवेक, आपके पास बहुत अच्छा मौका। गौरव ने एक सवाल उठाया था कि 5 काम गिना दीजिए आप। 5 काम आज गिना दीजिए आप। 10 साल की आपकी टीएमसी की सरकार है। मैं पहले वायलेंस वाला जवाब दूं कि 5 काम गिना दो? आप बता दो। ये आपको चुनना है कि आप जनता को आज काम बताना चाहते हैं या दूसरे मुद्दे। मैं 5 की जगह एक ही बता दे तो एक ही का जवाब दे देंगे, तो शायद ये मैं बोलूंगा तो इनके पास जवाब नहीं रहेगा। और मैं कुछ शब्द इन्होंने कहे, देखिए राहुल गांधी जी हों, मोदी जी हों, सब सम्मान्य व्यक्ति हैं, कुछ ना कुछ करके राष्ट्रीय स्तर पे आके काम करते हैं। कोई भी उनको, नड्डा जी भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय, मैं आ रहा हूँ नड्डा, उनको कोई भी अपना शुभ नाम बुलाना देके फिर हम लोग एक्चुअल में जो सुप्रिया जी कह रही है, हम लोग डिबेट का स्तर को बहुत नीचे ले जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी इस तरह का नहीं कहा जाए। कन्याश्री और हमारी स्कीम है, हम और एक दूसरी स्कीम है जहां पे हर लड़कियों को हम लोग साइकिल प्रदान करते हैं स्कूल जाने के लिए, और 25,000 रुपया दिया जाता है उनके परिवारों को हर साल, ताकि उनकी शादी डिले की जाए, ताकि वो लोग आगे जाके पढ़ सके। इसके विरुद्ध में क्या है? बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। 100 करोड़ का बजट है पूरे देश के लिए, उसमें से 65 से 70 करोड़ रुपया खर्चा होता है खाली विज्ञापन पर। तो कितनी बेटियों को आप 30 करोड़ में बचा पाएंगे, ये आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए।
मैं तो बजट के आंकड़े बता रहा हूं सर। मैं नेशनल पार्लियामेंट में रहा हूं 2012 से 2018। हम आपकी उपलब्धियां पूछ रहे हैं 10 साल। मैं तो बता रहा हूं, मैंने कन्याश्री बताया आपको, आप शायद ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं दे रहा हूं। हम लोग हर साल 16 लाख बच्चियों को साइकिल दी जाती है ताकि उस साइकिल पे बैठ के वो स्कूल में जा सके। नंबर 2, उनको 25,000 रुपया दिया जाता है। गतिधारा स्कीम है, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको पैसा दिया जाता है कि भैया आप एक गाड़ी खरीदो। देखिए गौरव जी, जब आपने कहा मैंने आपको टोकन, मैं तो केवल पूछ रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं आपके बीच। मैं बता रहा हूं ना एक एक करके। हमारे यहाँ 1 लाख से ज्यादा रोजगार लोगों को दिया जा रहा है, वो गतिधारा, ताकि वो टैक्सी चला सके। जमीन, पानी, जिस चीज की भी आप नाम ले हम दे सकते हैं उनको। मैं स्कीम गिना 5 क्यों 50 गिना सकता हूं। और केंद्र सरकार हर एक जगह जो है शॉर्ट नजर आएगी। गौरव बाबा, 5 गांव गिना दीजिए अगर आपकी सरकार बनती है। एक मिनट, वायलेंस का भी जवाब करेंगे। वायलेंस का जवाब नहीं विक्रम जी, एक मिनट, मुझे 1 मिनट चाहिए वायलेंस का जवाब देने के लिए। जेपी नड्डा जी के गाड़ी पे पत्थर फेंकने वाला इन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता अरेस्ट दोषी पाया गया, वीडियो है। और इसको उन लोग जो बार बार ये सुप्रीम कोर्ट बोलते ना, सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो पे उन्हीं का कार्यकर्ता राकेश सिंह जो है पत्थर मारता हुआ नजर आया। अब ये अपने घर में जमा कर ले कि इनका कार्यकर्ता इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर में क्यों पत्थर मार रहा था। देखिए, 1 मिनट, मैं खत्म नहीं हुआ मैंने। जहां तक वायलेंस का, 2011 से 2019 तक 100 से भी कम यहां पे वायलेंस डेथ्स हुई हैं। अचानक 1 साल में इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई, ये बीजेपी को जवाब देना। जब से इन लोग आके यहाँ ज्यादा टूरिस्ट गैंग की तरह घूमते ना जब बंगाल में, तब ये ज्यादा काम होना चालू हुआ है। और इन्होंने एक बात बहुत सही कही, हमारा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हमारी जिम्मेदारी एक एक केस की तफ्तीश होगी, और जो भी सजा हो, जो भी जिम्मेदार होगा, चाहे हमारी पार्टी का, उसको पूरी पूरी सजा मिलेगी। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, पेपर से नहीं पढ़ा है। अभी सिलीगुड़ी में घटना हुई थी, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता, उसको तुरंत पार्टी से भी निकाल दिया गया था और जेल में भी भर दिया गया था। ये है ममता बनर्जी। अगर मोदी, सुनिए, एक एक खत्म करने दीजिए। उल्टा एक शुद्धिकरण ड्राइव चल रहा है। एक मिनट खत्म करना, बहुत शुद्धिकरण ड्राइव चल रहा है, जिन पर इनकी सरकार के केंद्रीय जांच एजेंसी केस करती ना, जैसे ही वो लोग बीजेपी में एंट्री पाते, वो सारी जांच एजेंसियां गंगा नहा लेते हैं। अब मैं आ जाऊं। शुद्धिकरण ड्राइव है। गंगा का पानी तो इतना साफ हो गया, प्रियंका वाड्रा गांधी वहां पी रही थी, वो बता रहे नहा रही थी, इतना साफ हो गया, लेकिन इनको खबर नहीं होगी। कोई बात नहीं, अभी तो इनकी बात का उत्तर देते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकी बातों का उत्तर देता हूं। हम क्या कहें, ये क्या कहें, ये इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है। सर्वोच्च न्यायालय की एक प्रेस कटिंग लाया हूं कि यहां लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है। आपको मालूम है क्यों? जब 59,000 सीटें थी पंचायत चुनाव में, 20,000 पे कोई प्रत्याशी ही नहीं था। दूसरी कटिंग, आप बताइए क्या ये चिंता का सबब नहीं है कि हम लोग तो एक पंथ निरपेक्ष देश हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मुहर्रम के ताजिए के लिए तो रास्ता बनाया था, लेकिन दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं। और इसीलिए 3 साल लगातार तो मैं जजमेंट लेके आया हूं, और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि ऐसा तुष्टीकरण की राजनीति यहां नहीं हो सकती है। और मैं पढ़ भी देता, लेकिन समय कम है। तीसरी बात, मेरा एक और सवाल है, ऐसा क्यों है कलकत्ता हाईकोर्ट फिर से कह रहा है कि आप मौलानाओं को तो भत्ता देते हैं, मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं देते हैं? और ये बाद में बताते हैं कि इन्होंने अभी शुरुआत करी है चुनाव से पहले, क्योंकि ये चाहते थे ऐसा ना लगे कि एक वर्ग को, जिसको ममता बनर्जी के शब्द हैं कि जो मुसलमान हैं वो तो दूध देने वाली गाय हैं, उनकी मैं दुलत्ती भी सह लूंगी, और जय श्री राम बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। अब आपने मुझसे पूछा विकास की बात, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कोविड वैक्सीन वाली बात ही मैंने उठाई थी। किस तरह से बिना भेदभाव किए, जो एक प्रधानमंत्री का भाव हर नागरिक की तरफ होना चाहिए, हमने सुनिश्चित किया, चाहे भाजपा शासित राज्य हो चाहे ना हो, वहां पे वैक्सीन पहुंचे। और आगे भी जब तक हम कोविड की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं विकास की बात कर रहा हूं, बीच में मत बोलिए। देखिए, अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी बात, किसान सम्मान निधि, उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिल पाई किसानों को, यहां पे 78 लाख किसान परिवार हैं, वो हम देंगे। आयुष्मान योजना पूरे सुचारू तरीके से लागू हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मथुआ समाज के लिए हमने कहा है, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, केवल और केवल चुनाव में अब ये बात कर रहे हैं, वो हमें सुनिश्चित करना है। और सबसे बड़ी बात है, जो उद्योग है वो यहां आया ही नहीं, क्योंकि यहां पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और अभी गवर्नर साहब यहां पे थे, वो बता रहे थे किस तरह से मोरंग कोयला और जो गिट्टी है उसके रेट सिंडिकेट है तय हो रखे हैं। तो मैं समझता हूं यहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, इस सब की आवश्यकता है। सीए एनआरसी नहीं लागू करेंगे, सरकार आएगी तो? हमारी
वरिष्ठ नेता हैं, देश के मटुआ गृह मंत्री के हैं, उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट करी है। सीए का कानून आ चुका है और संसद में जो पारित कानून होता है वो देश के लिए सर्वोपरि है। उसमें रूल्स फ्रेम होने हैं और कोविड के इस संकट से जितनी खूबसूरती से हम लोगों ने लड़ा है एकजुट होकर, ये जब संकट हम इस पे जीत पा लेंगे उसके बाद वो जरूर लागू हो। सुप्रिया, 2 साल में रूल्स अभी तक फ्रेम नहीं हो पाए हैं, जस्ट पुटिंग इट ऑन द रिकॉर्ड। खैर, मैं 2 8 साल में एमएसपी नहीं लागू हुआ था, 30 साल वन रैंक वन पेंशन नहीं लागू हुई थी। बोल गई थी आप, भूल जाती हैं। नहीं, अभी मैं नहीं बोली थी। आपको मैं समझता हूं कि आप गजनी की तरह है, आप बीच में बोल जाती हैं फिर आप भूल जाती हैं कि मैं बोली थी। अभी आप बोल रही थी, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं 30 साल वन रैंक वन पेंशन, जीएसटी 20 साल, 8 साल एमएसपी, ऐसे कई हैं। आप बोल चुके? आप बताइए, आप अब चाहती हैं मैं बोलूंगी, और आप बोल प्लीज सकता हूं, शांत मेरे रहिए। पास तो बहुत कुछ है। संयम रखें। ऐसा है कि 2 साल हो गए रूल्स फ्रेम नहीं हो पाए। एमएसपी का जितना झूठ बोलते हैं C2+ वो मैं समझाने पे आ जाऊंगी तो समझ नहीं पाएंगे। खैर, मेरा ये मानना है कि जहां जहां भाजपा होती है, जहां जहां दंगे होते हैं, जहां दिक्कतें होती है, वहां पर भाजपा की लिंक क्यों आती है, ये एक सभ्य समाज को सोचना पड़ेगा। जेएनयू में दंगा हुआ, कोमल शर्मा आई, अनुराग ठाकुर के वीडियो के साक्ष्य हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ केस नहीं बना पाएगी। कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण रोज देते हैं, जिस तरह की ट्वीट वो करते हैं, मुझे लगता है कि मैं अपनी यंग लड़की को नहीं चाहती हूं कि वो इस तरह की भाषा की ट्वीट देखे। अब दीप सिद्धू का प्रकरण हुआ था, 15 दिन बाद सड़क पे खड़ा मिल गया था जिस दिन अमित शाह जी का बयान होना था। तो बहुत सारी बातें हैं कि जहां जहां कुछ कुछ होता है, चाहे वो जेपी नड्डा जी की कार पर, और मैं इसकी बिल्कुल भर्त्सना करती हूं। सार्वजनिक जीवन में हिंसा और रक्त रंजन की कोई जगह नहीं है, चाहे वो टीएमसी करे चाहे वो भाजपा करे। त्रिपुरा में भी हमारे लोगों पर अटैक हुआ था, लेकिन मेरा यह कहना है कि वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा का लिंक दिख जाता है। यह सोचना पड़ेगा, और यह सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि गांधी के इस देश में आज भी गोडसे के उपासक हैं। गांधी के इस देश में उनकी पुण्यतिथि पर गोडसे की जय जयकार करने वालों को होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर फॉलो करते हैं। गांधी के इस देश में गोडसे की जय जयकार करने वाले पार्लियामेंट में बैठते हैं। उनको मैं साध्वी नहीं कहूंगी क्योंकि मैं हिंदू धर्म में मेरी आस्था है, साधुओं और साध्वियों में मेरी आस्था है, मैं उनको साध्वी नहीं कहूंगी। जिस दिन भाजपा प्रज्ञा को अपनी पार्टी से निकाल देगी, उस दिन गांधी के इस देश में रामचंद्र का, गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेगी। मैं एक छोटी सी बात कह के जरूर खत्म करूंगी। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में निकाय के चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं। कल ही 3 लड़कियां पेड़ से लटकी पाई गई, पूरी पार्टी लग गई थी हाथरस में एक लड़की के चरित्र हनन पे, उसको हॉनर किलिंग बुलाने पे। क्या हाथ जोड़कर कोई भी भाजपा का माफी मांगेगा जब सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि वहां पे गैंग रेप हुआ था? क्या हाथ जोड़ के कोई भी माफी मांगेगा कि शाहजहांपुर में या उन्नाव में पहले क्यों इनके मंत्री बने, क्यों इनका एमएलए बना रहा, उसको क्यों नहीं निकाला गया जब तक कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया? ये सब समाज, ये सब क्वेश्चंस हैं जो एक सभ्य समाज को आंसर करने पड़ेंगे। और मैं ये बता दूं, पंजाब में और इससे पहले हरियाणा में जो निकाय, जो म्युनिसिपल के चुनाव हुए हैं, उसमें जो भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है, उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। और इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो छोटा चुनाव था। जब तेलंगाना में होता है तब वो छोटा चुनाव नहीं है, उसका राष्ट्रीय राजनीति पर फर्क पड़ता है, इसका नहीं पड़ेगा। गौरव, अहम सवाल उठाया है कि गांधी के रामराज्य के सपने में गोडसे कहां से आ गया बीच में? जिनको गोडसे याद आ रहे हैं या ये उपासना करते हैं तो ये गोडसे का नाम ले रहे हैं। हम तो महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, भारत के संविधान की बात ये भी नहीं करेंगे, ये भी इटालियन संविधान से चलेंगे। और झूठा सबसे बड़ा कौन, आप बताइए। कल ही की घटना है, स्वामी मुख्यमंत्री, उनके सामने एक महिला ने कहा अपनी भाषा में कि जब यहां हमें जरूरत थी तो सरकार ने मदद नहीं करी। अब कितने बड़े झूठे, उन्होंने राहुल गांधी को ट्रांसलेट करके कहा, ये महिला तारीफ कर रही है कि सरकार ने इतनी मदद करी जैसा कोई घर वाला करेगा। ये राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में हाथरस मामले पे माफी मांगेंगे? आप भी टीवी चैनल में मेरे सामने उसका चरित्र हनन कर रहे थे, माफी मांगेंगे आज? अच्छा, आप देख लीजिए। अभी कह रही थी लेडी गजनी, बोल रही थी कि मैं बीच में नहीं बोली थी, इसीलिए कहता हूं याददाश्त तरोताजा रहनी चाहिए। गजनी हीरो था वैसे, जस्ट फॉर योर कोई बात नहीं, आप हीरो बनेंगी तब अच्छा लगेगा। और आपका जो गुब्बारा है जिसमें इतने छेद कि आप उड़ाती रहती है, बेचारा फिर नीचे गिर जाता है, उसकी चिंता करिए। मैं बिंदुवार तरीके से बात करना चाहता हूं। मुद्दे क्या है? पश्चिम बंगाल की सीटें इनकी तय नहीं, ये क्या करेंगे पश्चिम बंगाल के लिए तय नहीं, इनके पास लीडर नहीं, दिशा नहीं, नेतृत्व नहीं है, इसीलिए कांग्रेस का ये हाल है। और ये हमारी बात कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, सबसे बड़ा चुनाव होता है लोकतंत्र का, लोकसभा का। उत्तर प्रदेश में 7 सीटें,
2 लड़के मिल गए थे, क्या हुआ? हमने अभी जितने चुनाव आए, चलिए सीटों की वो बात क्या की हुआ? आपने, विवेक गुप्ता से पंजाब में क्या हो गया? कितनी सीटें आएंगी विधानसभा चुनाव में, आपकी बता दीजिए एक लाइन में, कितनी विधानसभा सीटें आप जीतेंगे इस विधानसभा चुनाव में? मैं कोई भी आंकड़े नहीं कहना चाहूंगा, मैं खाली इतना कहना चाहूंगा, जनता जनार्दन है, जनता ने 2 बार आशीर्वाद दिया है, हम तीसरी बार भी जनता के पास हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक उनसे उनका समर्थन मांगेंगे और जनता के आशीर्वाद से दीदी की सरकार, दीदी की हैट्रिक पूरी करके बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का। हमारे साथ सुप्रिया सुनेट थी, गौरव थे और साथ में विवेक थे। सोनार बांग्ला कौन बनाएगा, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। सभी पैनलिस्ट ने अपने काम गिनाए, विरोधियों की कमियां गिनाई, लेकिन अभी जनता तय करेगी कि आखिर में वाकई में आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसको सोनार बांग्ला बनाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।